डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन वन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का यह सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं आपका बीएड कोर्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा और वह टॉपिक है आपका परियोजना। कौन सा टॉपिक है? परियोजना, यानी कि प्रोजेक्ट्स, जिसको हम एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। तो हम लोग परियोजना का अर्थ, परिभाषा, है ना, इसके सिद्धांत, प्रकार, इन सभी चीज़ों को विस्तार से देखेंगे आज के इस सेशन में। तो परियोजना क्या होता है? किसी व्यापार, विज्ञान या इंजीनियरिंग में किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो विस्तृत कार्य योजना बनाई जाती है उसे ही हम परियोजना कहते हैं। क्या कहते हैं? परियोजना। कहीं कहीं आपको प्रायोजना लिखा रहेगा, आप इसका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक परियोजना की ओर। परियोजना परियोजना कार्यों का एक समूह है। ए प्रोजेक्ट इज अ सेट ऑफ टास्क दैट आर परफॉर्म्ड within a specified time frame to accomplish a specific set of goals। परियोजना कार्यों का एक समूह है जिसे लक्ष्यों के विशिष्ट समूह को पूरा करने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान देंगे। समय सीमा के भीतर वो आपका क्या होता है? प्रोजेक्ट्स होता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं परियोजना या क्रियाविधि। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विषयों में परियोजना या क्रियाविधियों को बताइए। ठीक है, तो हम लोग इसके अर्थ को देखते हैं। परियोजना का अर्थ क्या होता है? एक परियोजना उन कार्यों की श्रृंखला है जिन्हें एक विशिष्ट परिणाम तक पहुंचने के लिए पूरा करने की आवश्यकता होती है। परियोजना को एक विशेष लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक इनपुट और आउटपुट के सेट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। परियोजना सरल से जटिल तक हो सकती है और एक व्यक्ति या 100 से प्रबंधित भी की जा सकती है। यानी सिंगल भी किया जा सकता है परियोजना को पूरा, और 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के साथ मिलकर भी किया जा सकता है। परियोजना की शुरुआत और अंत अस्थायी प्रयास के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका उपयोग एक अद्वितीय उत्पाद, सेवा, परिणाम बनाने के लिए किया जाना चाहिए। इसके अलावा यह प्रगतिशील रूप से विस्तारित है। प्रोजेक्ट की इस परिभाषा का अर्थ यह है कि परियोजना वह गतिविधियां हैं जो अनिश्चित काल तक नहीं की जा सकती और एक निर्धारित उद्देश्य इसमें होना जरूरी है, एक समय सीमा के भीतर होना जरूरी है। चलिए परियोजना के बारे में हम लोग थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। परियोजना क्या है? यह मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है। मैं एक स्टूडेंट्स को कक्षा में अलग अलग विद्यार्थियों को अलग अलग कार्य देता हूँ। ठीक है, तो कार्य देगा तो वो जो रिजल्ट बना के लाएगा मेरे कार्य को, उसमें हम उसका क्या कर सकते हैं? मूल्यांकन कर सकते हैं। यह परीक्षा का विकल्प नहीं बल्कि पूरक है। परीक्षा तो नहीं है, लेकिन बच्चे किस प्रकार से वो परीक्षा में लिख पाएंगे, क्या उनको योग्यता है, क्या उनकी एक्टिविटी है कार्य करने की, इसकी परख हम बना सकते हैं। एक शिक्षक यह कर सकता है। परियोजना कार्य का मुख्य उद्देश्य केवल परिणाम का मूल्यांकन करना नहीं बल्कि संपूर्ण प्रक्रिया का मूल्यांकन करना भी है। यह जरूरी नहीं कि बच्चा अगर अच्छा मार्क्स ला रहा है तो वह वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी संपूर्ण प्रक्रिया का मूल्यांकन करना है कि वह खेल में कैसा है, नृत्य में कैसा है, सॉन्ग में कैसा है, उसकी बिहेव कैसा है ना। हर एक एक्टिविटीज को ध्यान देना है, न कि सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे। ठीक है, तो परियोजना जो दिया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसमें जो है एक नई सोच होती है। जैसे मान लेते हैं किसी को हम सौर ऊर्जा पे, सोलर पे जो है कुछ कार्य दिए कि ऐसा करके लाना है। यदि मैंने उसको कोई कार्य दिया है तो उसमें कुछ मेरी सोच होगी कि हम बच्चों से ये करवाना चाह रहे हैं, है ना। तो यह आपका विद्यार्थी अधिगम केंद्रित है। लिखित परीक्षा के द्वारा विद्यार्थियों की जिन योग्यताओं का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता वह परियोजना के द्वारा किया जा सकता है। मान लेते हैं हमें किसी बच्चे से कुछ कार्य करवाने हैं, है ना। चलो खेल के मैदान को हमको साफ करवाना है, कुछ बच्चों से उसको डिजाइन बनवाना है, अच्छे से मरम्मत करवाना है।
तो यदि हम कुछ बच्चों को मिलकर टास्क देते हैं कि उनको ऐसे ऐसे करना है, एक क्राइटेरिया उनको निर्धारित कर देंगे, ठीक है, तो वो बच्चे किस हिसाब से करेंगे, मेरे कथन अनुसार उन्होंने क्या क्या किया, है ना, वो सब अगर हम देख लेते हैं तो हमें विद्यार्थी की योग्यता मालूम चल जाएगी कि उनकी कैपेसिटी कैसी है, कार्य को वो किस प्रकार निर्धारित कर रहे हैं, कैसे वह करके दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ लिखित परीक्षा ही जरूरी नहीं है कि हम इसी के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं, हम अलग अलग टास्क देकर भी उसको कर सकते हैं। वह देखकर कि बच्चों के स्वभाव, उसकी रुचि, उसकी आदर्श, उसकी सोचने का ढंग, उसकी समाज में रहने का ढंग, है ना, उसकी वातावरण, इन सब को देखते हुए उसको हम वर्क देंगे, प्रोजेक्ट देंगे कार्य करने को, और उसके द्वारा भी हम अच्छे से मूल्यांकन कर सकते हैं। परियोजना कार्य द्वारा छात्रों के मूल्यांकन का अवसर देकर शिक्षकों की शैक्षिक योग्यताओं को सशक्त बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट्स, एक्टिविटीज इन द सब्जेक्ट, यानी कि विषयों में परियोजना तथा क्रिया विधियां या कार्य विधियां। यदि हम किसी विषय को पढ़ते हैं तो उस विषय में कुछ विचार होते हैं, ये विचार शून्य में उत्पन्न तथा विकसित नहीं होते, बल्कि इसमें कई कारक, कई फैक्टर्स, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, है ना, उसकी आकांक्षाएं, उनका मूल्य, मनुष्य की प्रकृति, शिक्षा, ज्ञान, अध्यापक की भूमिका, हर एक चीज उसमें शामिल होती है। तो हम लोग देखेंगे कि विषयों में, यानी कि क्रियाविधि या परियोजनाओं के द्वारा विषयों में परिवर्तन कैसे देखा जा सकता है। तो सबसे पहले आपका ज्ञान में क्रमबद्धता पाई जाती है। इसमें प्रोजेक्ट जो होगा, है ना, विषयों में, उसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहला ज्ञान में क्रमबद्धता। आप जानते हैं कि ज्ञान जो है वह स्टेप बाय स्टेप है। कोई भी बच्चा आज अगर प्ले में है ना, उसको डायरेक्ट हम 5 में नहीं कर सकते हैं। एक प्रक्रिया है, वह प्ले करेगा, फिर नर्सरी करेगा, फिर केजी करेगा, यूकेजी करेगा, है ना, एलकेजी, यूकेजी, फिर 1 2 3, एक क्रम में बढ़ेगा वो, है ना। कोई भी बच्चा 10th के बाद सीधा पीजी नहीं करता है। ये भी क्यों बनाया गया, एक क्रम है, और सबका सिलेबस धीरे धीरे कठिन होते जाता है, ठीक है। तो ज्ञान में क्या होती है, क्रमबद्धता पाई जाती है। इसमें ज्ञान क्या होता है, प्राप्त जो मिलता है ज्ञान वो अस्थाई होती है ना, छात्र स्वयं करके सीखते हैं। प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, छात्र स्वयं करके सीखते हैं, आप इसका ध्यान रखते हैं। छात्र अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं, उनको जो वर्क दिया जाता है, टास्क दिया जाता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हैं कि हाँ, हमें जो ये जिम्मेदारी दी गई है उसे हमें करने हैं। इसमें विभिन्न विषयों के अध्ययन से छात्रों को सहयोग मिलता है। बच्चे जो अलग अलग विषय का अध्ययन करते हैं, है ना, समाज का, विज्ञान का, भाषा का, अलग अलग प्रकार के जो विषय का अध्ययन करते हैं, उनके ज्ञान में जो है वृद्धि होती है, उनको नई नई सोच जागृत होती है। इसमें वास्तविक सिद्धांतों का सच्चा ज्ञान मिलता है। पाठ्यक्रम में के अंतर्गत छात्र चिंतन करके स्वयं सीखते हैं, है ना। तो ये है प्रोजेक्ट्स देने पर एक बच्चों में ये सब परिवर्तन देखने को मिलेगा, है ना। उनमें स्थायी ज्ञान आएगी, वह करके सीखेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे, और इन सब के द्वारा हम उनकी मूल्यांकन अच्छे से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट। अब आपके और सब्जेक्टिव पेपर में क्या क्या पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है थ्योरी ऑफ प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजी, थ्योरी ऑफ प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजी, यानी कि प्रयोजन का सिद्धांत। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, पहला होता है आपका वास्तविकता का सिद्धांत। क्या होता है, वास्तविकता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी। बच्चे वास्तविकता को जान पाते हैं। मैंने आपको बताया कि वो करके सीखते हैं, है ना। बच्चे को जो उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है किसी कार्य को करने के लिए, तो उसके करने का प्रयास करते हैं और उनको वास्तविकता दिखाई देता है कि हाँ, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उपयोगिता का सिद्धांत। क्या है, उपयोगिता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, या थ्योरी ऑफ यूटिलिटी।
तो ये उपयोगिता का सिद्धांत क्या है? जो भी कार्य दिया जाता है वह उनका उपयोग करते हैं, जो उसमें वह उपयोग करते हैं, जिन चीज़ों का, जिन वस्तुओं का, है ना, उनको जो सफलता मिलती है वही उनकी यूटिलिटी है ना। वो अच्छे से प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं तो शिक्षक के द्वारा उनको जो अवार्ड मिलता है, शाबाशी मिलती है ना, उनको जो मार्क्स मिलता है, उनको जो रैंकिंग मिलता है, ये सब उनकी क्या है? यूटिलिटी है। नेक्स्ट है आपका फ्रीडम, यानी थ्योरी ऑफ फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का सिद्धांत। अब ये क्या होता है? अब इस प्रोजेक्ट्स में बच्चे को जो प्रोजेक्ट्स दिया गया है अपने विषय में करने के लिए, कार्य करने की आज़ादी होती है। आप इसको कहीं से करके लाइए, कहीं से मतलब, है ना, आप इसको पता कीजिए, सर्च कीजिए, है ना, अलग अलग जगहों से इसको देखिए, अलग अलग किताबों से ढूंढिए और अपने कार्यों को सही अंजाम तक पहुंचाइए। और कार्य करने की इसमें क्या दी जाती है? आज़ादी दी जाती है। इन सब के बाद क्या होता है? सामाजिक विकास का सिद्धांत, यानी कि सोशल डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास का सिद्धांत। बोलेंगे सर ये कौन सा सिद्धांत है? यदि बच्चे किसी चीज़ में डेवलप होते हैं, किसी कार्य को करते हैं, तो ध्यान रखिए, यदि एक बच्चे कोई व्यक्तित्व उनका पर्सनली विकास होता है तो अपनी ज्ञान को, अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी तरक्की को, उन्नति को कहाँ देते हैं? तो वो समाज में देते हैं। ठीक है, तो ये उनकी सामाजिक विकास का सिद्धांत है। नेक्स्ट है आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ एक्टिविटी। क्या है? क्रियाशीलता का सिद्धांत है, यानी कि थ्योरी ऑफ एक्टिविटी या फिर प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। ये क्या होता है? बच्चे जो अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, हमने आपको कहा मूल्यांकन, तो मूल्यांकन हमको प्रोजेक्ट्स देंगे तो उसमें एक क्रियाविधि का भी तो हिस्सा हो सकता है। हम उससे कोई एक्टिविटीज़ भी तो करवा सकते हैं, चाहे वो नुक्कड़ नाटक हो, चाहे वो पौधे लगवाना हो, कोई अदर कार्य भी तो हो सकते हैं। प्रोजेक्ट्स का मतलब यह थोड़ी ही है कि आपका एक लिखित ही होना चाहिए, है ना। हम उसको वर्क भी दे सकते हैं कि आप किसी गांव में जाओ और पता करो कि यहाँ कितने लोग जो है इस चीज़ों से बीमार है, जैसे आई फ्लू आया, कितने लोग इससे पीड़ित है, अलग अलग तरह की चीज़ें दे सकते हैं। तो उनको हम एक्टिविटी के द्वारा भी जो है हम उनको जान सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। ये भी इनका एक सिद्धांत है। नेक्स्ट है आपका स्व उद्देश्यता का सिद्धांत। क्या है? स्व उद्देश्यता का सिद्धांत होता है आपका, यानी कि थ्योरी ऑफ परसिवनेस। ठीक है, तो किसी कार्य के प्रति जो है उद्देश्य जो होता है, कार्य करने का उद्देश्य होता है, वही आपका स्व उद्देश्यता का सिद्धांत होता है। आप इसको ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ बताया थ्योरी ऑफ प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी, यानी कि किसी कार्य की करने की, यानी प्रयोजन के सिद्धांत को मैंने आपको बताया। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे इसमें स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी। क्या देखेंगे हम लोग? स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी, यानी कि प्रयोजना के पद, इसके कौन कौन से स्टेप है? तो सबसे पहला आप याद रखेंगे, इसमें है आपका परियोजना का चयन करना। क्या है? परियोजना का चयन करना। इसमें क्या होता है? शिक्षक को ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना चाहिए, है ना, ऐसी सिचुएशन का निर्माण करना चाहिए जिसमें छात्र स्वयं से कार्य बनाने लगे, स्वयं से कार्य की योजना बनाएं, और इस प्रकार से छात्र द्वारा प्राप्त जो अलग अलग परियोजना है ना, जो स्वतंत्रता पूर्वक छात्र शिक्षक मिलकर विचार विमर्श करते हैं, वह क्या है? आपका परियोजना का चयन। और बच्चों को इसमें अवसर मिलना चाहिए कि वह जो है प्रोजेक्ट्स का चयन करे। अब मान लेते हैं एक कक्षा में 30 विद्यार्थी है। कितना है? 30 विद्यार्थी है। क्या हम सभी बच्चों को सिर्फ एक ही प्रकार के प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं क्या? नहीं, हम उनमें अपनी बातों को रखेंगे, आपस में विचार विमर्श करेंगे, और बच्चे, मैंने पीछे बताया आपको कि रुचि के अनुसार, है ना, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी समझ बूझ के अनुसार वो लेंगे। तो इसमें क्या होगा? स्टेप्स में सबसे पहला होगा परियोजना का चयन करना, फिर होगा आपका रूपरेखा तैयार करना। क्या होगा? रूपरेखा तैयार करना। अब बच्चे जो अपनी परियोजना का चयन किए प्रोजेक्ट्स, उसका एक डायग्राम बनाएंगे कि हम इस प्रोजेक्ट्स को हम कैसे करेंगे, है ना। तो उसकी एक खाका बनाएंगे जिसको रूपरेखा तैयार करेंगे, यानी कि परियोजना के चयन के बाद उसे पूर्ण करने के लिए
रूपरेखा बनाना चाहिए। कार्यक्रम के निर्धारण में छात्रों को विचार विमर्श के लिए पूर्ण छूट होनी चाहिए ताकि वह निश्चित रूप से रूपरेखा तैयार कर सके। छात्रों की योग्यता के अनुसार उसको बांट देना चाहिए, है ना। जैसे कि मान लेते हैं विद्यालय को सुंदर बनाने की परियोजना के लिए भूमि की माप, है ना, सबका आलेख करना चाहिए। वाटिका का आकार कैसा है, लगाए जाने वाले पौधे के नाम, जैसे मान लो उदाहरण मैंने बताया कि विद्यालय को यदि सुंदर बनाना है, एक प्रोजेक्ट है, तो इसमें भूमि की नाप क्या है ना, कौन कौन से पौधा लगेगा, उस पौधे के बीज कहाँ से आएंगे, है ना, इन सब पे वार्तालाप होना चाहिए। कितनी दूरी पर पौधे लगेंगे, ये सब क्या हुआ, एक रूपरेखा पहले से तैयार कर लेना कि उसका डिजाइन कैसे होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कार्यक्रम का कार्यान्वयन। नेक्स्ट है आपका कार्यक्रम का क्रियान्वयन, यानी यह कार्यक्रम कैसे होगा। जो प्रोजेक्ट्स मिला है, कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के बाद हम लोग परियोजना के अंतर्गत कार्य करना शुरू कर देंगे। जिस छात्रों को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली है, जो उत्तरदायित्व तो सौंपा गया है, उसे वो अब पूरा करना शुरू कर देंगे। देखिए सबसे पहले वो प्रोजेक्ट्स का चयन कर लिए, उसका रूपरेखा तैयार कर लिए, अब क्या करेंगे, वो कार्यों को शुरू करेंगे। ठीक है। और इस प्रकार छात्र को उत्तरदायित्व जो मिलेगा, जो प्रोजेक्ट्स मिलेगा, वो कार्य करना शुरू कर देंगे। और शिक्षक छात्रों को प्रोत्साहन देते हैं, इसमें कार्यों का निरीक्षण करते हैं कि बच्चे सही से कर रहे हैं कि नहीं। अगर कहीं समस्या आती है तो उसमें वह संशोधन भी करते हैं, बच्चे को बताते भी हैं उसमें। और लास्ट होगा आपका क्या, मूल्यांकन। ठीक है। अब ये 3 स्टेप्स जो बच्चों ने किया, पहले चयन किया, फिर उन्होंने डायग्राम बनाया, रूपरेखा तैयार किया, और फिर कार्यक्रम को पूरा किया। तो अब मूल्यांकन होगा कि बच्चे ने कैसा उस कार्य को अंजाम दिया है। ठीक है। इस पे तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी। एक बात समझिए, हर चीज को लिखा नहीं जा सकता है। मैं आपको पीपीटी दे दूंगा ना, तो सिर्फ एक खाका जो 4 लाइन होगा मैं उसी को पढ़ के वहां पर थोड़ा बता दूंगा। कभी कभी मैं आपको कोशिश करता हूं कि खुद से अपनी बातों को, अपने विचारों को बताऊं। ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट है आपका इसमें टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि परियोजना का प्रकार। देखो कहीं कहीं रहेगा आपका परियोजना, क्या रहेगा, परियोजना, लेकिन प्रायोजना भी कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको। दोनों एक ही चीजें, आप इसको ध्यान रखेंगे। इंग्लिश में हम इसको प्रोजेक्ट्स भी कहते हैं, प्रोजेक्ट्स ही कहते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स में निर्माण संबंधी परियोजना। क्या है, निर्माण संबंधी परियोजना। इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया एक विद्यालय में वाटिका होती है ना, कोई संग्रहालय मान लो, कोई एक्वेरियम मान लो, इन सब का निर्माण करने के लिए जो है अलग अलग परियोजना का निर्माण करना होगा। तो इनको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रोजेक्ट्स में निर्माण संबंधी परियोजना। चाहे हमको विद्यालय की वाटिका बनाना हो, चाहे म्यूजियम बनाना हो, एक्वेरियम बनाना हो, कोई यंत्र बनाना हो, इन सब के लिए हमें निर्माण संबंधी परियोजना में एक प्रकार का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका निरीक्षण संबंधी परियोजना। क्या है, निरीक्षण संबंधी परियोजना। अब ये क्या है, इसमें जो है जो पर्यटक होते हैं, है ना, वो अलग अलग स्थान से, अलग अलग प्रकार से जीव जंतु, कीट पतंग, है ना, फूल वनस्पति, इन सब की विशेषताओं को निरीक्षण करके जो है प्रोजेक्ट्स बनाई जा सकती है। यानी किसी चीज पर निगरानी करके, निरीक्षण करके, जांच पड़ताल करके जो हम योजना बनाते हैं वो आपका क्या है, निरीक्षण संबंधी परियोजना। नेक्स्ट आपका होता है उपभोक्ता परियोजना। क्या होता है, उपभोक्ता परियोजना। अब ये आपका उपभोक्ता के लिए है, ठीक है, जिसमें आपका कुछ भी हो सकता है। उपभोक्ता कंज्यूमर, वह कृषि से हो सकते हैं, बागवानी से हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पहचान संबंधी परियोजना। क्या है, पहचान संबंधी परियोजना। ये क्या होता है, यानी इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन फूल है, कौन बीज है, कौन जड़ है, कौन कौन सा जीव है, कौन कौन सा पक्षी है, किस वर्ग में आते हैं, ये सब की पहचान करना, बताना, क्या हो गया, पहचान संबंधी परियोजना। नेक्स्ट है आपका संग्रह संबंधी परियोजना। क्या है, संग्रह संबंधी परियोजना। ये क्या होता है,
विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, पौधे, चित्र, मॉडल, इन सब चीजों का एक जगह संग्रह करना, जमा करना, एकत्र करना क्या है आपका संग्रह संबंधी परियोजना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका समस्यात्मक परियोजना। क्या है? नेक्स्ट है आपका समस्यात्मक परियोजना। अब समस्यात्मक परियोजना क्या है? जैसे मान लेते हैं किसी का स्वास्थ्य खराब है, उसमें सुधार करना, किसी का खान पान गड़बड़ है, उसमें सुधार करना, यानी आहार खराब है, उसमें सुधार करना। ये सब आपका अगर सुधार हो रहा है तो क्या आपका समस्यात्मक परियोजना है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें अभी तक स्लाइड में बताया है। जैसे मैंने आपको बताया परियोजना क्या है, ठीक है, फिर परियोजना के अर्थ को मैंने बताया, इसके उद्देश्यों को बताया, फिर मैंने बताया परियोजना कैसे जो है यह परियोजना को जो है विषयों में देखा जा सकता है। ये आपको परियोजना एक सब्जेक्ट के रूप में मैंने आपको बताया। फिर मैंने इसकी थ्योरी को बताया, सिद्धांत को बताया, फिर मैंने इसके स्टेप्स को बताया, फिर मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट्स के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा और इसकी विशेषता देखेंगे। क्या देखेंगे? विशेषता क्या है। तो क्या देखेंगे? विशेषता। अब परियोजना की विशेषता क्या होता है? तो मैंने आपको बताया है कि छात्र जो है यह स्वयं करके सीखते हैं, है ना, यानी छात्र सक्रिय रहते हैं। विशेषता में क्या होगा? छात्र क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। छात्र स्वयं चिंतन करते हैं। इसमें क्या करते हैं? इसमें स्वयं बच्चे जो है चिंतन मनन करते हैं, पढ़ते हैं और कार्य करते हैं। इसमें जो है शारीरिक और मानसिक, क्या शारीरिक व मानसिक दोनों का प्रयोग होता है। छात्र को जो है दोनों कार्य करने पड़ते हैं, सोचने पड़ते हैं। छात्र में इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, यानी कि उत्तरदायित्व दिया जाता है। उत्तरदायित्व जो है बच्चे इसमें निभाते हैं, पूरा करते हैं। और जब प्रोजेक्ट्स दिया जाता है तो डेफिनेटली है कि प्रोजेक्ट्स उनके लिए नया होगा, तो उसके लिए वह धैर्य बना के रखते हैं, है ना, संतोष होता है उनमें, संतुष्टि होती है कि हाँ ये हम कर सकते हैं, कर लेंगे, है ना। परियोजना क्या है? एक मनोवैज्ञानिक विधि है। क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि। आप इसको ध्यान रखेंगे। क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें जो है बच्चे विषयों में सहयोग स्थापित होते हैं और इनका ज्ञान क्या होता है? अस्थायी होता है। तो आप जानते हैं कि हर चीज का यदि प्रॉफिट्स है तो लॉस भी होता है। तो यदि इसमें मैंने आपको विशेषता बताया है तो कुछ न कुछ इसमें क्या होगा? दोष भी होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर इसके दोष को देखते हैं, इसकी कमियां क्या है। पहला कमी है कि यह जो है यह कक्षा शिक्षण में जो है अधिक समय लेती है। यदि हम कोई प्रोजेक्ट्स करवाते हैं तो क्या लेता है? समय अधिक लेता है। ठीक है, यह इसकी कमियां हैं। दूसरा, ज्ञान क्रमबद्ध तरीके से नहीं होता है। क्रमबद्ध तरीके से जो है ज्ञान नहीं होता है। तीसरा, इसमें पाठ्यक्रम जो है निश्चित जो की जाती है वह क्या होता है? बच्चों के लिए थोड़ा कठिन होता है, नया होता है। ठीक है, शिक्षक को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। एक चीज जो शिक्षक जो लर्निंग करके आए, लेसन प्लान लेकर आए, बच्चों को पढ़ा दी, आसान होता है, उस तैयार करके आए। लेकिन एक प्रोजेक्ट्स दीजिए, देने पर बच्चों को कैसे करना है, क्या करना है, बच्चे इसको बार बार उसमें समझाना, सहयोग करना, है ना, तो शिक्षक को इसमें परिश्रम अधिक करना पड़ता है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनुभवहीन शिक्षक। अनुभवहीन शिक्षक के लिए यदि प्रोजेक्ट्स देते हैं तो वो कठिनाई हो जाएगा, क्योंकि जिनके पास कार्य करवाने का, प्रोजेक्ट्स कराने का अनुभव नहीं होगा, है ना, तो उनमें समस्या आएगी। और वास्तविक सुझावों का सही ज्ञान न होना। एक शिक्षक में यदि वास्तविक सिद्धांत का ज्ञान नहीं है तो प्रोजेक्ट्स अच्छे से वो नहीं करवा सकते हैं। तो ये सब मैंने आपको क्या बताया? दोष बताया, यानी कि डिमेरिट्स बताया। तो मैंने आपको डिमेरिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता बतलाया, टाइप्स बताया, थ्योरी बताया। अब इसके बाहर कुछ भी नहीं है। और यदि इससे भी बाहर यदि कुछ पूछा जाएगा आपसे तो आप यह भी ध्यान रखिए कि आप सुझाव मांगा जा सकता है, अपना सजेशन दीजिए। तो सुन लीजिए, सजेशन क्या होना चाहिए? सजेशन होना चाहिए यानी कि सुझाव क्या होना चाहिए? तो इसमें सुझाव होना चाहिए कि परियोजना का एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, छात्र जो है इसमें यथायोग्य उत्तरदायित्व को निभाए, यह होना चाहिए। आंकड़ों को लिखित आलेख अवश्य होना चाहिए कि क्या करना है, बच्चों को अच्छे समझ में आना चाहिए। बच्चों के विचार विमर्श खुले होना चाहिए ताकि वो अपने मन की बातों को अच्छे से बता सके।
तो ये आपका इसमें सुझाव हो गया, सजेशन हो गया। बस फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन मैंने आपको परियोजना के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में जो भी कुछ बताया है ना, इससे बाहर आपके पेपर में प्रश्न नहीं रहेगा, इतना विश्वास रखिए। आप किसी भी पेपर दे रहे हो, चाहे वो डीएलएड दे रहे हो, बीएड दे रहे हो, चाहे आप नेट का ही क्यों न दे रहे हो, कहीं भी यदि इससे रिलेटेड प्रश्न आता है, नेट में तो आपका ऑब्जेक्टिव्स आएगा, बीएड डीएलएड में आप सब्जेक्टिव लिखते हैं, है ना, तो सब्जेक्टिव के लिए ही मैंने आपको पूर्ण विस्तार बताया है। उम्मीद करता हूं कि आपको परियोजना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। यदि आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।